verification, and this session is specially designed for articles and team members. So subcontractor bill verification is the one of the most important area which we covers in our internal audit and in techno commercial audit especially, because after material consumption the subcontractor expenses are the second highest expenditure in an organization है ना, in a construction industry. तो उसका वेरिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी एक बड़े सेंसिबल मैनर में और लॉजिकल मैनर में होनी चाहिए, जिससे कि अगर कोई उसके अंदर गैप है या कोई फ्लॉज हैं तो वो फाइंड आउट हो सके एंड उसको रिपोर्ट किया जा सके. सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग में हमें ये समझना होगा कि इट्स नॉट अबाउट रिकवरी और एक्सेस बिलिंग ओनली, इट्स ऑल अबाउट SOPs implementation, it's all about process gaps, it's all about compliances also. तो जो बिलिंग में हम लोग गैप निकालते हैं वो तो ठीक है, वो तो सब कॉन्ट्रैक्टर ने X क्वांटिटीज़ का काम किया, Y क्वांटिटीज़ क्लेम करी एंड वो बिल या तो अप्रूव्ड होगा या रिजेक्ट होगा, उसमें कुछ डिडक्शंस होंगे, वो एक हो गया बिल वेरिफिकेशन वाला पार्ट. उसके अलावा हमें ये देखना है कि जो प्रोसेस हैं, जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं, वो कहीं पर ब्रीच तो नहीं हो रहे, यानी फ्रॉड का आइडेंटिफिकेशन कहीं पे तो नहीं है ना, स्टैट्यूटरी डाइवर्जन कहीं पे तो नहीं है. वो सब चीज़ें, वो सब एंगल भी हमें एक सब कॉन्ट्रैक्टर बिल के अंदर चेक करना होता है. तो एंड ये पूरा सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जो अगर टेक्निकल टीम मेंबर्स हैं या कॉमर्शियल टीम मेंबर्स हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, ये सबको बहुत जानना ज़रूरी है कि एक सब कॉन्ट्रैक्टर्स बिल वेरिफिकेशन में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं. क्योंकि अभी क्या होगा कि जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो बिल चेक कर रहे होंगे, तो उनका माइंडसेट खाली इतना रहता है कि ठीक है, कहीं क्वांटिटीज़ का वेरिफिकेशन वो एक्सेस तो नहीं है, या ड्राइंग के अगेंस्ट में क्वांटिटीज़ में कुछ मिसमैचेस तो नहीं है ना. तो वो सब चीज़ आप लोग रेफ़र करते हैं. और वहाँ पर कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो आप लोग चेक कर लेते हो कि जो सिस्टम में जो एंट्री हुई है बिल की वो ठीक है या नहीं, डुप्लीकेसी तो नहीं है, या स्टोर के रिकॉर्ड के साथ चीज़ें मैच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. तो आज हम यहाँ पर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूरा सेशन है उसको कंप्लीट करेंगे, जिससे कि दोनों लोगों को, कॉमर्शियल एंड टेक्निकल, दोनों लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो सेम हो जाना चाहिए. तो सबसे पहले सब कॉन्ट्रैक्टर बिल का वेरिफिकेशन करने से पहले वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेज व्हेन वी हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड और वी हैव ऑलरेडी हैविंग द सैम्पल लिस्ट ऑफ द सब कॉन्ट्रैक्टर फॉर विच वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट आवर ऑडिट. ठीक है, तो उसके बाद का ये हमारा प्रोसेस शुरू होता है कि नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द एज इज प्रोसेस एट द साइट. कि हमें ये समझना है कि साइट पर सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग को लेके कोई प्रोसेस है, कोई SOP इम्प्लीमेंटेड है या नहीं. तो यहाँ पर ऑब्वियसली दो चीज़ें होंगी, या तो SOP साइट पर होगी, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा जो कि 99.9% केसेस में होना चाहिए, होता ही है हमेशा, या फिर नहीं होगा. अगर SOP इम्प्लीमेंटेड है तो यू जस्ट नीड टू टेक दैट SOP फर्स्ट, है ना, उसको पूरा अंडरस्टैंड करना है, उसमें क्या स्टेप्स हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली यू नीड टू चेक द सब कॉन्ट्रैक्टर बिल्स. पहली चीज़ तो ये हो गई. तो वहाँ पर आपको मिलेगा गैप एनालिटिक्स, है ना, आपको करना है वहाँ पर गैप एनालिटिक्स, जिसके एनालिसिस करने के बाद आपको हो सकता है मिले कि SOP से डाइवर्जन क्या क्या है उस साइट के ऊपर. सेकेंडली ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर कोई SOP ही इम्प्लीमेंटेड ना हो, तो ये एक आपका एक ऑब्जर्वेशन आ जाती है कि देयर इज़ नो रिटर्न पॉलिसी और SOP इज़ बीइंग अवेलेबल और इम्प्लीमेंटेड एट साइट. फिर वहाँ पर हम उनको जनरल एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सजेस्ट करते हैं कि इस हिसाब से आपकी SOP होनी चाहिए. तो दोनों केसेस में जब ये चीज़ होती है, फिर हमें उसको एज इज प्रोसेस के साथ कंपेयर करना होता है कि एक्चुअल में साइट पे सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग का प्रोसेस क्या है, और उस एज इज प्रोसेस को हमें डॉक्यूमेंटेशन करना होता है. तो एज इज प्रोसेस हमें कैसे पता चलेगा? एज इज प्रोसेस हमें पता चलेगा जो बिलिंग वाला पर्सन है उससे, जो बिल प्रोसीड कर रहा है उससे. उसके देखो, जब भी हम किसी डिपार्टमेंट को ऑडिट करते हैं तो दिस इज़ अ जनरल प्रैक्टिस एंड स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के वी नीड टू सिट विद द रिस्पेक्टिव HOD ऑफ दैट डिपार्टमेंट एंड हैव टू अंडरस्टैंड द एज इज प्रोसेस ऑफ द सेम. ठीक है, कंपनी की एज एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या होता है कि पॉलिसीज डिफर हो सकती हैं, साइट बाय साइट क्या होता है, एज इज प्रोसेस डिफर हो सकते हैं. तो वो चीज़ें हमें सबसे पहले बैठ के समझने की ज़रूरत होती है, और वो जो भी प्रोसेस हमें बताया जाता है वी नीड टू पेन डाउन दैट, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, मेल पे डाल दो,
डिस्कस कर लो उनसे, मेल पे डाल दो और अपने पास उसको रिकॉर्ड करके रखो, जिससे कि जब भी आप बिल वेरीफाई करोगे तो आपको पता रहेगा कि इस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली आपकी जो बिलिंग है वो यहाँ पर प्रोसीड होने वाली है। अब यहाँ पर एक सबसे पहली चीज़ हमें ये देखनी होती है सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग में, विदाउट प्रोसीडिंग टू बिल वेरिफिकेशन एंड ऑल दोज थिंग्स, सबसे पहले वी नीड टू आइडेंटिफाई द केसेस वेयर वर्क हैज स्टार्टेड बिफोर परचेज ऑर्डर या विदाउट परचेज ऑर्डर। तो आप सब लोगों को परचेज ऑर्डर, वर्क ऑर्डर हम लेते ही हैं, जितने भी सब कॉन्ट्रैक्टर्स का हम वेरिफिकेशन करते हैं, वो परचेज ऑर्डर लेना है हमें और चेक करना है कि क्या उससे पहले साइट पर उस कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू किया या नहीं किया। वो कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं? पहला मेथड, वेरिफिकेशन विद स्टोर रिकॉर्ड्स, मटेरियल इशूड प्रायर टू पीओ और अप्रूवल डेट। तो हमें ये देखना है स्टोर रिकॉर्ड में उस पार्टिकुलर सब कॉन्ट्रैक्टर को कोई मटेरियल, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ इशू हुआ था या नहीं, जो उसकी अप्रूवल या पीओ डेट है उससे पहले। अगर कुछ इशू हुआ था डेट मीन्स वो साइट पे पहले ही आ चुका था, उसने साइट पे काम शुरू किया था, तो डेट्स अ ऑडिट ऑब्जर्वेशन फॉर अस। अगर वहाँ से कुछ रिकॉर्ड नहीं मिलता, देन वी नीड टू वेरीफाई द डीएलआर। डीएलआर सबको पता होना चाहिए, हमारी डेली लेबर रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो जहाँ पर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क, साइट पर जो भी लेबर आती है उस सब लेबर की एंट्री होनी चाहिए। ये भी एक प्रोसेस है, अगर साइट पे ऐसा नहीं होता है, आज की डेट में आपकी जितनी भी साइट हैं उस रिस्पेक्टिव साइट पर टोटल नंबर ऑफ लेबर सब कॉन्ट्रैक्टर वाइज कितनी कितनी अवेलेबल है, वो अगर ऐसा डाटा किसी साइट पे अवेलेबल नहीं है तो देन दिस इज़ द ऑडिट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए साइट पे अवेलेबल। तो अगर डीएलआर बनती है तो ऑब्वियसली आपको डीएलआर रिकॉर्ड चेक करना और देखना है क्या उस सब कॉन्ट्रैक्टर के नाम से कोई लेबर उसके अप्रूवल या पीओ डेट से पहले साइट पर अवेलेबल थी या नहीं थी। इससे होगा क्या, अगर उसने पहले काम शुरू कर दिया, परचेज ऑर्डर या अप्रूवल से पहले काम शुरू हो गया, तो वहाँ पर इश्यूज़ क्या होते हैं हमारे। एक तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो प्राइस नेगोशिएशन का प्रोसीजर होता है उसको ओवरराइड किया, है ना, मतलब स्टैंडर्ड प्रोसीजर को हमने ओवरराइड कर दिया ना। यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है सब कॉन्ट्रैक्टर को साइट पे डिप्लॉय करने के लिए? प्रोसीजर ये होगा कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सा काम आपको सब कॉन्ट्रैक्टर से करवाना है। काम आइडेंटिफाई होने के बाद आप ओपन बिड निकालते हो सब कॉन्ट्रैक्टर से, आप कोटेशंस लेते हो कि ये काम है, कौन किस रेट पे कर सकता है। सब कॉन्ट्रैक्टर्स की जब कोटेशंस आती हैं आप उनसे नेगोशिएशंस करते हो रेट के लिए। नेगोशिएशन के बाद टर्म्स कंडीशन जब फाइनलाइज हो जाती हैं, देन यू इशू अ अप्रूवल नोट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट अप्रूवल नोट यू इशू अ वर्क ऑर्डर और परचेज ऑर्डर, वॉट एवर यू कैन से। तो अगर यहाँ पर ये सब हुआ नहीं, वर्बली सारी चीज़ें हो गई और सब कॉन्ट्रैक्टर ने काम कर लिया, नाउ जस्ट फॉर द सेक ऑफ द कॉम्प्लायंसेस ओनली, उन्होंने वो चीज़ डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए बाद में ये चीज़ करी, तो ये तो ब्रीच ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसेस हो गया ना, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये तो हाई रिस्क पॉइंट पे हमारा आ सकता है। सोचो अगर उसने, हम वर्क ऑर्डर उसका बना नहीं, साइन ऑफ हुआ नहीं, उससे पहले उसने साइट पे काम किया, है ना, कोई मिस हैप हो जाए वहाँ पे, साइट पे कुछ इशू हो जाए, उसकी लेबर किसी से झगड़ा कर ले या साइट पे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो इंश्योरेंस कवरेज के अंदर वो चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि वो अनऑथराइज एंट्री मानी जाएगी। वो बीच में ही काम छोड़ के भाग जाएगा, मेटल इशू करवा लिया, काम छोड़ के भाग गया, उस केस में आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो, यानी कुछ भी हो सकता है, यानी वो अनऑथराइज एंट्री है उस टाइम पे हमारी साइट पे, जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं होनी चाहिए। तो ये एक पूरा एरिया हमको बहुत थोरोली चेक करना चाहिए जब भी हम सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग चेक कर रहे हैं। एंड ये खाली सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग के लिए नहीं है, ये परचेजेस में भी आपका यूज़ होता है। परचेजेस में भी आपको ये देखना होता है कि कोई मटेरियल आपका पीओ डेट से पहले का आ चुका है क्या, है ना, क्योंकि जो लोकल परचेजेस होती हैं वो जनरली ऐसे ही हो जाती हैं, जो साइट लेवल परचेजेस होती हैं, पीओ वगैरह नहीं बनता। परचेज होने के बाद आप लोग क्या करते हो, उसको मतलब सेटल्ड करने के लिए चीज़ों को, फिर ये कॉम्प्लायंसेस पूरे करते हो, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर लेबर प्रोडक्टिविटी की। तो लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चेक करना सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग में। एंड जहाँ तक मेरा आइडिया है, ये एज एन ऑर्गेनाइजेशन आई डोंट नो, बहुत कम लोग कर रहे होंगे या मुझे लगता है कोई कर भी नहीं रहा होगा इसको। ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी करना चाहिए। इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि जो सब यानी अगर एज एन कॉमर्शियल अगर मुझे चेक करना है ना कि जो उसने क्वांटिटी क्लेम करी है अपने बिल में वो ऑथेंटिक है। हाँ जी,
सर एक क्वेश्चन पूछा था। जी बोले। हाँ सर, ये बोल रहा था, इन केस कोई सब कॉन्ट्रैक्टर विदाउट पीओ, प्रायर टू पीओ अगर डिप्लॉय हो गया है तो उसके लिए क्या करेंगे? ऐसा रिकॉर्ड अगर मिल जाए तो डेट इज़ आवर ऑडिट ऑब्जर्वेशन ना, तो यहाँ वहाँ पर हमें इसको शो करना है कि वो सब कॉन्ट्रैक्टर ने एज ऑन जो विदाउट, यहाँ पर दो केसेस होंगे, या तो एज ऑन डेट भी पीओ नहीं बना होगा, या ये एक पास्ट का केस होगा जहाँ उसने 1-1.5 महीने विदाउट पीओ काम किया होगा और उसके बाद पीओ बना के काम किया होगा, है ना, उसके बाद उसका पीओ बन गया होगा। तो जहाँ आज तो। तक जो पीओ नहीं बना है उस केस में हमने ये देखना है कि उसने कितने वैल्यू का काम किया, कितना मेटेरियल हमने उसको इशू किया, एंड उसको रिलेट करना है उनके स्टैंडर्ड एसओपी से, एंड वो हमारा एसओपी ब्रीच का एक हमारा पॉइंट आ जाएगा। और अगर उस ये कभी पास्ट में रहा है जहाँ पर अब उसका पीओ बन चुका है, तो अगेन इन दैट केस ऑल्सो वी नीड टू शो के पीओ बनने से पहले उसको कितना हम कितने अमाउंट का मेटेरियल इशू कर चुके थे, है ना। या अगर हमें कुछ ऐसा रिकॉर्ड मिल जाए जहाँ से हम ये भी चेक कर पाएँ कि पीओ बनने से पहले वो कितने अमाउंट का काम कर चुका था साइट पे, वो सब चीज़ वी नीड टू रिपोर्ट, ये हमारी ऑडिट रिपोर्ट में जाएगा। ठीक है, डाइवर्जन फ्रॉम एसओपी, ये एक हमारा ठीक है सर। ऑब्जर्वेशन रहेगा उसमें। ठीक है। ओके सर। हाँ जी। ओके ठीक है। तो हाँ, मैं बता रहा था कि कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो बिलिंग है, जो क्वांटिटीज़ हैं वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है, तो वो एज अ कॉमर्शियल पर्सन हम चेक कर सकते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी के साथ। हम सबको पता है कि हर एक्टिविटी को करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी है। अगर हम कंक्रीट की बात करें तो पर मैन डे क्यूबिक मीटर है, स्टील की बात करें तो मैट्रिक टन की है, शटरिंग की बात करें तो ठीक है स्क्वायर मीटर की है। तो वो जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, वो स्टैंडर्ड को हमें अप्लाई करना है, और हमें रिकॉर्ड ये निकलवाना, देखो ये ना रिकॉर्ड निकलवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा ना, जो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, अगर आप उनकी लेबर की डिटेल मांगोगे ना किसी डिपार्टमेंट से, तो दे विल से कि सर हमें तो मतलब नहीं है वो कितनी लेबर लेके आ रहा है, हमको तो जितनी क्वांटिटी करके देगा उसका बिल सर्टिफाई करके देना है। तो डैट स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, हमारे पास उसकी लेबर, हमारी साइट पे उसकी लेबर कितनी लेबर किस डेट में एंटर कर रही है, डैट रिकॉर्ड हैज़ टू बी देयर, वो रिकॉर्ड होना ही है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपने किसी को 10 करोड़ का काम दिया है, वो 2 लेबर ला के काम करे जा रहा है साइड पे, वो तो जन्मों जन्म तक काम ही करता रह जाएगा, है ना। तो उसका क्या होगा, प्रोजेक्ट तो हमारा डिले होगा। तो इसलिए जब नेगोशिएशन होता है ना, तो वहाँ पर मिनिमम लेबर की डिप्लॉयमेंट, मिनिमम रिसोर्सेज की डिप्लॉयमेंट सब क्लियर की जाती है। तो एक तो उस पर्पज़ के लिए, और सेकेंडली हमें ये देखना होगा कि जो प्रोडक्टिविटी आ रही है उसकी लेबर से, उसकी एक्टिविटी वाइज जो डिफरेंट डिफरेंट लेबर है कैटेगरी वाइज, उसके अकॉर्डिंगली कितना बिलिंग वो शो कर रहा है। तो वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि बिलिंग ओवर कर रहा है या अंडर कर रहा है। पहला केस तो ये। दूसरा एक और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस होता है वो ये होता है कि कई बार क्या होता है साइट पे, ये एक्चुअल में मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप थोड़ा डिग इन करोगे ना तो आपको भी ये इश्यूज मिलेंगे, कई लोगों को मिले भी होंगे कभी पास्ट में। जो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्टर होता है वो साइड पे आता है, और जो डिपार्टमेंटल लेबर होती है, डिपार्टमेंटल लेबर यानी जो लेबर कंपनी ने वेजेस पे रखी हुई है ना, या खाली लेबर रेट पे रखी हुई है, आइटम रेट नहीं है, वो जनरल लेबर आती है, हम उनसे कुछ भी काम करवाते हैं। तो जो सब कॉन्ट्रैक्टर होता है वो डिपार्टमेंटल लेबर यूज़ करके काम कर रहा होता है साइट पे। तो अब देखो उसको तो लेबर की कॉस्ट जा नहीं रही ना, कोई भी उसकी तो लेबर की कॉस्ट नहीं जा रही, हमारी लेबर यूज़ करके हम साइट पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आपको क्या दिखेगा, जो डिपार्टमेंटल लेबर होगी उसकी जब आप प्रोडक्टिविटी निकालोगे तो वो आपको बहुत अंडर अचीव दिखेगा, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्टर की प्रोडक्टिविटी बहुत ओवर अचीव दिखेगी। ठीक है, तो यानी प्रोडक्टिविटी से यू कैन जस्ट मतलब एक आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, एक इंडिकेशन, यानी हम बोलें कि एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपकी साइट पे जो काम हो रहा है वो मतलब सही जेन्युइनली हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहाँ पर कुछ लूप होल, कुछ गैप्स तो नहीं है सब कॉन्ट्रैक्टर्स के काम को लेके, वो यहाँ से आप एक इंडिकेशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमें चेक करनी होती है। तो जब भी अब हम सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग चेक करेंगे तो वी नीड टू आस्क द लेबर डिप्लॉयड बाय दैट सब कॉन्ट्रैक्टर इन दैट बिलिंग पीरियड। जिस पीरियड का बिल हम चेक कर रहे हैं, तो जो भी आपका 30 दिन, 25 दिन, 35 दिन का बिल रहेगा, उस पीरियड की लेबर आपको लेनी है डाटा। हो सकता है बिलिंग डिपार्टमेंट के पास ना हो, एडमिन डिपार्टमेंट से लेना पड़े, टाइम कीपर कोई है तो उससे लेना पड़े, बट डाटा हैज़ टू बी देयर। अगर नहीं है तो पुट इट एज योर ऑडिट ऑब्जर्वेशन। कोई आपसे बोले, अपना मैनेजमेंट वाला बोले कि यार आप आइटम रेट के लेबर क्यों मांग रहे हो, टेल देम ना कि सर हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि जो इन्होंने
क्वांटिटी मेंशन करी की हैं वो इन्होंने अपनी ही लेबर से की हैं, हमारी कोई लेबर यूज़ नहीं की है ना, या यहाँ पर कुछ इन्फ्लेट करके डाटा ने दिखाया है, ये चीज़ हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। तो और हमने बात कर ली कि लेबर प्रोडक्टिविटी डिपार्टमेंटल लेबर की भी हमें सेपरेटली कंप्यूट करनी है, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि कहीं मैं चलो वो वाला अब हम सिनेरियो छोड़ देते हैं कि आइटम रेट कॉन्ट्रैक्टर ने मेरी लेबर यूज़ की होगी, बट मैं ये भी तो देख लूँ कि जो मेरी लेबर है जो मैं साइट पे डिप्लॉय करके ला रहा हूँ डेली 100 200 500 लेबर, उससे मैं काम कुछ करवा भी पा रहा हूँ या नहीं करवा पा रहा हूँ, क्योंकि उसकी तो डेली की कॉस्ट है, वो काम करे या ना करे उनको तो पैसा देना ही देना है, डेली जो मिनिमम वेजेस हैं वो हमें उनको पे करना ही करना है। तो अब मैं साइड पे 100 लेबर लेके आ रहा हूँ, बट काम मैं उस 100 लेबर से ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। वो प्रोडक्टिविटी निकालने के बाद आइडली वी शुड कंपेयर द कॉस्ट पर यूनिट, है ना, कि कितनी लेबर से मैं कितना काम करवा पा रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरी पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है, और सेम इन द केस ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर ऑल्सो, एंड देन कंपेयर इट विद योर बजट्स, फिर विद योर, ठीक है, जो इन्होंने इंटरनल स्टैंडर्ड सेट कर रखे होंगे उसके साथ कंपेयर करके वेरिएंस दिखाओ। वेरिएंस दिखाने के बाद आप दिखाओ कि बैलेंस अभी इतना क्वांटिटी होना बाकी है इस प्रोजेक्ट में, तो टोटल कितना इम्पैक्ट आ सकता है ना, टोटल पोटेंशियल इम्पैक्ट कितना होगा इसका। तो वो चीज़ें जब हम दिखाते हैं ना एक रिपोर्ट में, हो सकता है कि जब आप डिपार्टमेंटल लेबर की प्रोडक्टिविटी निकालोगे ना, तो आप बोलोगे यार पर यूनिट ना मतलब 2 रुपये 4 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, 5 रुपये का डिफरेंस आ रहा है ना। बट आप देखो कि अगर हमने बोला कि 5 रुपये पर क्यूबिक मीटर का वो डिफरेंस आ रहा है रेट में, बट आप देखोगे कि अभी जो प्रोजेक्ट में बैलेंस कंक्रीट क्वांटिटी है वो ह्यूज क्वांटिटी बाकी है ना। तो जब आप उससे मल्टीप्लाई करके टोटल पोटेंशियल इम्पैक्ट दिखाओगे तो वो एक आपका अच्छा पॉइंट बनता है कि अगर अभी हमने इस कॉस्ट को कंट्रोल नहीं किया तो फ्यूचर में इतना एक्सिस कैश फ्लो होने वाला है, या प्रोजेक्ट के मार्जिन पर इतना इम्पैक्ट आने वाला है, ठीक है। वो चीज़ हमें शो करनी होती है। फिर इसके बाद हमें ये चेक करना होता है कि जो मेटल इशूड हो रखे हैं चार्जेबल बेसिस पे, उनकी रिकवरी का क्या स्टेटस है। तो सबसे पहले तो अगर SAP इन्वायरमेंट है तो वहाँ ये चेक करना चाहिए कि जब भी स्टोर से मटेरियल इशूड हो रहा है, पहली बात तो स्टोर के पास ऐसा क्या कंट्रोल है जिससे उसको ये पता चले कि ये मटेरियल चार्जेबल है या फ्री इशू है। पहली चीज़ तो ये उनका प्रोसेस समझना है कि हाउ दे आर आइडेंटिफाइंग डेट। दूसरा हमें ये देखना है कि सिस्टम में SAP में क्या कंट्रोल्स हैं। अगर किसी किसी कॉन्ट्रैक्टर की हमने एंट्री की है तो एंट्री करते टाइम कुछ ऐसा पॉपअप है क्या कि जहाँ पर हम जिसको सिलेक्ट करें तो वो पता चल जाए कि इसको कोई भी अगर मटेरियल इशूड होगा इस कोड पर स्टोर से तो वो ऑटोमेटिकली इसके लेज़र में डेबिट हो जाएगा। कुछ ऐसा सिस्टम है क्या SAP में, तो वो सब चीज़ पहले हमें समझनी है। मतलब अगेन मैं यहाँ पे वही बात बोलूँगा कि एज इस प्रोसेस समझना है कि अभी कैसे हो रहा है। अगर स्टोर से कोई मटेरियल इशूड होता है तो हाउ दे आइडेंटिफाइंग कि मटेरियल चार्जेबल है या नॉट चार्जेबल है। नॉट चार्जेबल है तो उसका रिकन्सिलेशन होना चाहिए, है ना, वो कितना कंज्यूम कर रहा है मटेरियल, एक्सेस तो नहीं कर रहा, वेस्टेज तो नहीं कर रहा। चार्जेबल है तो फिर उसका देखना है कि किस हिसाब से वो डेबिट हो रहा है ना, किस रेट से डेबिट हो रहा है, हैंडलिंग चार्जेस एप्लीकेबल हैं या नहीं है, और मंथली बिलिंग के साथ डेबिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हम उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, लास्ट तक एक्यूमुलेट करते रह जाएंगे खाली, ठीक है। वो देखो कोई भी रिकवरीज या कुछ भी चीज़ें होती हैं ना वो आइडली बिलिंग के साथ हो जानी चाहिए, अदरवाइज क्या होती हैं वो डिले होती हैं सारी की सारी चीज़ें। तो ये एक हमारी रिकमेंडेशन रहनी चाहिए। फिर हमें ये देखना होता है कि जो भी मैटर इशूड हो रहा है, मतलब ये एजिंग की अगर हम बात करेंगे मंथली बेसिस पे रिकवरी हो रही है नहीं हो रही है, अब मटेरियल बहुत पुराना पड़ा है अभी तक रिकवर्ड नहीं हुआ, बहुत पहले इशू हुआ था, एज ऑन डेट अगर अब रिकवरी करनी है तो उसके लेज़र का बैलेंस क्या है, रिकवरी के लिए बैलेंस है भी या नहीं है, वेंडर एक्टिव है या इनएक्टिव हो चुका है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको देखना है। तो इसके लिए आपको बेस पकड़ना पड़ेगा स्टोर्स का डाटा। अगर आप देखो अब आप 10 सब कॉन्ट्रैक्टर का चेकिंग कर रहे हो आइडली, मान लो मैंने हम इमेजिन करते हैं कि आपने 10 सब कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट किए हुए हैं जिनका हम ऑडिट कर रहे हैं। तो अब अगर आप उन खाली 10 सब कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए स्टोर में डाटा सर्च करते रहोगे ना तो आपको खाली उसी 10 सब कॉन्ट्रैक्टर्स का ही मिलेगा। अब आप मुझे ऐसा बताओ कि हो सकता है ना स्टोर से ऐसे और 40 कॉन्ट्रैक्टर्स को मेटल इशूड हो रखा होगा जिनका अब रिकवरी के लिए लेज़र में बैलेंस ही अवेलेबल ना हो, जिनको 6 7 8 एक साल महीने एक साल पहले मेटल इशूड हुआ था अभी तक रिकवरी नहीं हुई, जो वेंडर का लेज़र ही इनएक्टिव हो चुका है, अब कोड ही इनएक्टिव हो चुका है।
तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सैम्पलिंग को छोड़ के मास्टर डाटा को लेना पड़ता है, और वहाँ पर हमें एक दिन लगा के अपना वहाँ हम चेक कर सकते हैं कि स्टोर से टोटल सब कॉन्ट्रैक्टर वाइज कितना मटेरियल इशूड हुआ था, उसमें से हर सब कॉन्ट्रैक्टर वाइज क्या स्टेटस है, खाली रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। सब कुछ मत नहीं चेक करना हमें कि भाई आप उसका फिर थॉरोली बिल चेक करो, वर्क ऑर्डर चेक करो, क्योंकि सारे केसेस में आपको नहीं मिलेगा ना इशू। उसमें से भी आपको फिर ऐसे कुछ केसेस मिल जाएंगे जहाँ पर आपको मेटल इशूड हो रखा था, कोई काम ही नहीं किया सब कॉन्ट्रैक्टर ने आज तक, या मेटल इशूड हो रखा था, सब कॉन्ट्रैक्टर का काम हो गया, फिनिश हो गया, बट रिकवरी नहीं हो पाई। मतलब डिफरेंट टाइप की ऑब्जर्वेशंस आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो वहाँ से भी एक आपका क्राइटेरिया रहता है कि आपको कौन कौन सा सब कॉन्ट्रैक्टर को चेक करना है, ठीक है। और फिर हमें ये चेक करना है कि पीरियोडिक क्रॉस चेक मैकेनिज्म अवेलेबल है या नहीं, मतलब किस बेसिस पे वहाँ पर क्रॉस चेकिंग हो रही है, रिकन्सिलेशन कैसे हो रहा है। चलो एज एन ऑडिटर तो आपने जाके चेक कर लिया, बट उनके पास क्या स्टैंडर्ड्स हैं कि आपको क्वार्टरली आप रिकन्सिलेशन कर रहे हो या मंथली रिकन्सिलेशन कर रहे हो, या कैसे आप कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ हमें उनसे समझनी होती है। अब हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि अगर मेटल इशूड आपका फ्री बेसिस पे हो रहा है, रिटर्नेबल बेसिस पे हो रहा है, तो उसकी रिकवरी कैसे हो रही है। उसके लिए पीरियोडिक रिकन्सिलेशन अवेलेबल है या नहीं है, FNF का प्रोसेस क्या है। FNF अब अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर करके जा रहा है तो वहाँ पर सभी डिपार्टमेंट के सिग्नेचर होते हैं, आपको पता है। स्टोर्स का सिग्नेचर भी होना चाहिए। स्टोर्स का सिग्नेचर का मतलब होता है कि स्टोर से जितना भी मेटल उसको इशूड हुआ था वो उसकी रिकवरी, उसका रिकन्सिलेशन, सारी चीज़ें क्लोज हो चुकी हैं, ठीक है। वो हमें चेक करना होता है। एंड अगेन सेम चीज़ एप्लीकेबल, एजिंग, लेजर बैलेंस, एक्टिव और इनएक्टिव, कि कितना पुराना है, एज ऑन डेट अगर रिकवरी करी जाए तो अब बैलेंस अवेलेबल है या नहीं है, और कॉन्ट्रैक्टर एक्टिव है या इनएक्टिव है, ठीक है। मेटल इशूड ऑन FOC, फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस एंड रिकन्सिलेशन। तो ये हमें देखो 3 टाइप के मेटल हो गया। एक तो चार्जेबल हो गया, जो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग जितना भी हम देंगे उनसे चार्ज करेंगे। दूसरा रिटर्नेबल हो गया। रिटर्नेबल है मोस्टली जैसे आपका PPE हो गया या टटरिंग जो मटेरियल है वो हो गया, है ना, कि जो आपको हम यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, बाद में आपको वापस देना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि बाद में वापस आपके पास आना है तो उसका तो रिकन्सिलेशन ज़रूर चाहिए। एंड तीसरी ये चीज़ हो गई कि फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी ये कंज्यूम हो जाएगा मेरे प्रोजेक्ट में, लेकिन ये आपको नहीं लाना है, मुझे ही आपको देना है। तो यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि यहाँ पर रिकन्सिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वर्क ऑर्डर में हमें देखना है कि अगर हमने कोई फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल का कंसिडरेशन दिया हुआ है तो रिकन्सिलेशन का क्लॉज वहाँ पर है या नहीं, परमिसिबल लिमिट है या नहीं। मैंने बोल दिया कि स्टील मैं आपको दूंगा, लेकिन मैंने कोई वेस्टेज की लिमिट ही नहीं लगाई कि 3% वेस्टेज, 2% या 1% वेस्टेज अलाउड। तो जब रिकवरी के टाइम पर वो बोलेगा कि मेरा तो 8% वेस्टेज हुआ है, तो आप कैसे उसको रिकवरी करोगे फिर, है ना। तो वो क्लॉज होना चाहिए। रिकवरी का क्लॉज होना चाहिए कि अगर आप एक्सेस वेस्टेज करोगे तो रिकवरी होगी, एंड किस रेट से रिकवरी होगी। तो वो रिकवरी जो है वो मार्केट प्लस हैंडलिंग चार्ज होना चाहिए, या ट्वाइस ऑफ मार्केट रेट कई बार होता है, पैनल क्लॉज होता है, क्योंकि वो कि आपने एक्सेस मटेरियल आप हमारा वेस्ट किया। चेक करना है बिल प्रोसेसिंग विदाउट रिकन्सिलेशन, कोई सीन तो नहीं। अगर FOC वाला मेटल किसी को जा रहा है तो ये कंपलसरी होना चाहिए कि उसके बिल के साथ उस मेटल का रिकन्सिलेशन लगा होना चाहिए। विदाउट डैट रिकन्सिलेशन वो बिल प्रोसेस नहीं होना चाहिए। अगर हम कहीं बिलिंग ऑडिट कर रहे हैं, प्री ऑडिट कर रहे हैं, तो वहाँ पर ही हमें चीज़ें ध्यान रखनी है कि वो बिल सर्टिफाई करने से पहले उसका रिकन्सिलेशन बिल के साथ हम लगा के दें। जहाँ हम टेक्नो कमर्शियल ऑडिट कर रहे हैं वहाँ हमें देखना है कि पुराने बिल्स के साथ रिकन्सिलेशन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। एंड उस रिकन्सिलेशन में अगर विद इन लिमिट चीज़ें हैं तो ठीक है, अगर एक्सेस लिमिट जा रही हैं तो उसी बिल में उसका रिकवरी हो जाना चाहिए, ठीक है। वेरिएंस इज शोन एज बैलेंस विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फिजिकल स्टॉक। तो अब यहाँ पर हो सकता है कि कई बार आपको रिकन्सिलेशन दिख जाएगा लेकिन क्लोजिंग स्टॉक, फिजिकल स्टॉक वहाँ पर लिखा ही नहीं होगा कितना अवेलेबल था। तो ये ध्यान रखना है, कोई भी रिकन्सिलेशन विदाउट क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अ रिकन्सिलेशन, ठीक है। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ऐसा ना हो कि उसने बोल दिया कि इतना मेटल इशूड किया था, इतना कंज्यूम कर दिया, बैलेंस जो है वो सारा क्लोजिंग स्टॉक है। वो क्लोजिंग स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए ना, अदरवाइज तो रिसीट माइनस कंज्यूम्ड इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, वो तो ऑलवेज ही रहेगा। बट वो क्लोजिंग स्टॉक किसने फिजिकली वेरीफाई किया उस डेट को, वो उस चीज़ का प्रूफ एंड उस चीज़ का एक ऑथेंटिकेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ ध्यान रखना है जो कि हम बात करेंगे कि जो वर्क ऑर्डर उसका रहेगा, उस वर्क ऑर्डर में एक क्लॉजेज हमें स्पेशली देखने होते हैं कि मेटल रिकन्सिलेशन का क्लॉज वहाँ पर होना चाहिए। रिकन्सिलेशन विद एवरी बिल, परमिसिबल लिमिट्स एंड रिकवरी रेट,
ठीक है, ये 3 चीज़ बेयर मिनिमम है जो उसके वर्क ऑर्डर में हमेशा होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वी शुड रेज अ कंसर्न कि भाई आपका जो फॉर्मेट ऑफ वर्क ऑर्डर है उसमें कुछ चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्लॉज होना चाहिए कि किसके स्कोप में रहेगा। कई बार स्पेसिफिकली लिखा होता है कि वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज इन सब कॉन्ट्रैक्टर स्कोप। तो जब ऐसा लिखा है तो यहाँ पर हमारा एक काम हो जाता है कि हम लोग देखें कि वो अभी एक्चुअल में ये रिसोर्सेज कहाँ से अवेलेबल कर रहा है। उसने इलेक्ट्रिसिटी हमारे डीजी से कनेक्ट की हुई है, उसने वाटर का पॉइंट कहाँ कहाँ कनेक्ट किया हुआ है, वो सारी चीज़ें फिर हमें चेक करनी होती हैं। अगर लिखा है कि हमारे ही स्कोप में, खुद के स्कोप में, तो फिर ठीक है, कोई कंसर्न नहीं है, बट मेंशन होना चाहिए लाइबिलिटी किसके ऊपर है। लेबर की अकोमोडेशन है ना, कि वो उसको खुद अरेंज करना है या हम लोग उसको लेबर अरेंज करके देंगे। अगर उसको खुद करना है तो उसकी कोई भी लेबर हमारे लेबर हेटमेंट में अवेलेबल तो नहीं है ना, विदाउट डिडक्शंस। तो डिडक्शन अगर है, यूज़ कर रहे हैं तो डिडक्शन होनी चाहिए। क्लॉज नहीं है तो कोई बात ही नहीं है कि अगर हमें ही देना है तो। बट ये क्लॉजेस का क्लैरिटी होना ज़रूरी है। LD क्लॉज अवेलेबल बट कंप्लीशन डेट नॉट डिफाइंड। अब देख रहे हो कि LD तो हमने डाल दिया कि अगर आपका प्रोजेक्ट डिले होगा तो 5% हम LD लगाएंगे, लेकिन कंप्लीशन डेट क्या है वो तो डिफाइन ही नहीं करी, तो कैसे LD लगाएंगे। या फिर कंप्लीशन डेट दी हुई है बट LD का क्लॉज नहीं है। तो दोनों सिनेरियो में चेक करना है कि LD का क्लॉज होना चाहिए। और एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये हमें देखना है कि जब सेम टाइप का काम कर रहे हैं दो कॉन्ट्रैक्टर्स, है ना, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स, तो आपने देखा कोई क्लॉज ऐसा है जो बाकी सब कॉन्ट्रैक्टर्स के वर्क ऑर्डर में है, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर के वर्क ऑर्डर में नहीं है। तो उस चीज़ को तो स्पेशली हमें देखना उसके हायरिंग डॉक्यूमेंट से, है ना, कि जब उसका रेट अप्रूवल बन रहा था, जब उसकी हायरिंग हो रही थी, तो अप्रूवल नोट में कुछ ऐसा स्पेशली मेंशन था क्या। हो सकता है बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स को 10% LD का क्लॉज है, इसको 5% है या है ही नहीं। हो सकता है बाकियों को एडवांसेस का कोई क्लॉज नहीं था, इसको एडवांस का क्लॉज लगा दिया। हो सकता है बाकियों को वेस्टेज 3% दिया था, इसको 5% दिया है। यानी कुछ भी ऐसा जो सेम नेचर ऑफ वर्क से डिफर आपको लग रहा है, तो वो चीज़ भी हमें रिपोर्ट करनी होती है। ठीक है, तो ये कुछ बेयर मिनिमम चीज़ है जो हमें एक सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग में चेक करनी ही करनी है। इसके अलावा तो फिर जैसे जो हम चेक करते हैं, जो क्वांटिटीज़ कहाँ से आया, उसका बैकअप क्या था, है ना, साइट पे जो वर्क एग्जीक्यूट उसने किया, जो हमारी टेक्निकल टीम चेक कर रही है विद ड्राइंग्स, विद BBS, विद एवरीथिंग, वो सब चीज़ तो है ही है। ये ऐसे एरियाज यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं और हम लोग आप लोगों को बताना चाहते हैं जहाँ पर हम लोग उतनी कवरेज अभी नहीं दे रहे हैं। एंड कवरेज नहीं दे रहे हैं हम कैसे आइडिया लगा रहे हैं, बिकॉज उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है। तो जब आप ये चीज़ें चेक करना शुरू करोगे, रिपोर्ट्स में ये चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ कंप्लाई हो ऐसा इंडस्ट्री में होता नहीं है। ये जनरल चीज़ें हैं जहाँ पर आपको फ्लॉज दिखेंगे ही दिखेंगे, आपको इश्यूज दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना है। अब इसके रिगार्डिंग हम लोग MCQ शुरू करेंगे। ठीक है, और ये हाँ, एक ही चीज़ हम ये समझ लें कि यहाँ पर जो टेक्निकल एंड कॉमर्शियल में अगर हम बाइफर्केट करें एक सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग को, तो यहाँ सबको क्लियरिटी है ही। स्टिल हम लोगों ने इसको डॉक्यूमेंटेड किया है कि टेक्निकल टीम की जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्वांटिटीज़ जो एग्जीक्यूट हुई हैं साइट पर उसको ऑथेंटिकेट करना होता है ना, कि जो क्वांटिटी उसके MB में चढ़ी हुई है वो क्वांटिटी सही है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है। साथ ही साथ जो क्वालिटी ऑफ वर्क साइट पे हुआ है वो क्वालिटी ऑफ वर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं। ये बेयर टू मिनिमम है जो एक टेक्निकल टीम को इतना तो करना ही करना है। क्वांटिटीज़ अब ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको BBS रेफ़र करना है, आपको ड्राइंग्स रेफ़र करनी है, आपको कोई और ये अपना अगर रोड का आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको कुछ OGL रेफ़र करना है, जो भी डाटा रेफ़र करना है वो डाटा आप रेफ़र करके आपको क्वांटिटी सर्टिफाई करके देनी है, प्लस योर साइट इंस्पेक्शन फॉर क्वालिटी वर्क। कॉमर्शियल टीम की हम बात करें तो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स का कॉम्प्लायंस पूरा चेक करना है, एक एक टर्म का कॉम्प्लायंस होना चाहिए, प्लस कोई कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म ऐसी जो उसमें इंक्लूड ही नहीं है, यानी मेंशन ही नहीं है, वो भी हमें और इंक्लूड करनी है। जैसे अभी हमने बात करी थी कि LD का क्लॉज नहीं है या रिकन्सिलेशन का क्लॉज नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वो भी हमें माइंड में रखते हुए चेक करना है। जो रेट्स हैं, जो उनके लेज़र में पेमेंट्स हैं, जो उनके डेबिट नोट्स हैं, उनकी अकाउंटिंग प्रॉपर हुई या नहीं हुई, रेट्स के पीछे जो बैकअप है वो ठीक है या नहीं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमर्शियल टीम की होती है। मेटल जो इश्यूज़ हुआ उसकी रिकवरीज, उसके डिडक्शंस, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमर्शियल टीम की होती है। तो ये चीज़ें जब तक हमें आइडिया नहीं रहेगा ना कि हमें किस लेवल तक जाना है, जब तक क्या रहेगा कि कन्फ्यूज़न आपको रहेगा। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एक
सब कॉन्ट्रैक्टर वेरिफिकेशन किसी टेक्निकल टीम ने उठाया, उसको कॉमर्शियल टीम ने टच ही नहीं किया। तो जब कॉमर्शियल टीम उसको नहीं देखेगी ना, तो हो सकता है कि उसमें ये जो कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ मेन एस्पेक्ट्स हैं, वो छूट जाएं। हो सकता है कहीं पर रेट वेरिफिकेशन कुछ प्रॉब्लम हो जाए। अब हो सकता है कि बिल तो पूरा चेक कर लिया, बट एसएपी में जो उसकी एंट्री है, मान लीजिए आपने 10 लाख का बिल चेक किया, पूरा ठीक है, टेक्निकल टीम ने पूरा उसको गो थ्रू कर लिया, क्वांटिटी चेक है, क्वालिटी ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, बट हमने जब सैप में चेक किया उसको, तो वहाँ वो 10 लाख का बिल 11 लाख का चढ़ा हुआ है। तो ये तो फिर प्रॉब्लम होगी ना। पेमेंट तो उसको सैप के अकॉर्डिंग ही होगी ना, 11 लाख की ही होगी, लेज़र तो उसका 11 लाख से खड़ा हो गया। तो वो चीज़ें कॉमर्शियल टीम को सपोर्ट करना है कि उस लेवल तक, उस एंगल तक वो चीज़ों को चेक करे। तो यानी एक सब कॉन्ट्रैक्टर बिल कॉमर्शियल प्लस टेक्निकल दोनों के हैंड से होकर गुजरना चाहिए, जिससे कि उसका 100% जो वेरिफिकेशन है वो हो सके। एंड प्लस स्टोर्स के साथ उसको लिंक करना हमें कभी भी नहीं भूलना है। अगर स्टोर के साथ हम लिंक नहीं करेंगे तो फॉर श्योर हम बहुत सारी पोटेंशियल चीज़ें वहाँ पर मिस कर देंगे। तो थैंक यू टीम। तो इसको